Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hi kids. कल के लिए रियली सॉरी यार, कल मैं बहुत जबरदस्त ट्रैफिक में फंसी हुई थी। पूरा दिल्ली ऐसा पैक्ड हो रखा था बिकॉज ऑफ कावड़ियों का जो हमारे जगह जगह पे जो शिविर लगे होते हैं उनके कारण इतनी भयंकर बारिश कल, गजब फंसी मैं, फ्रस्ट्रेट हो गई थी बिल्कुल कल, इसलिए फिर क्लास लेने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। यस बच्चों, सो वेलकम टू द क्लास। ये कल हुआ मेरे साथ और आज हम करेंगे आगे की तैयारी। यस मैम, एंडी सर का क्लास चला चला कि नहीं, मुझे क्या पता। नहीं लगी, अच्छा तो मुझे बता दिया करो ना जब क्लास नहीं लगती है। जब सर भी आई थिंक रिवीजन ब्रेक अभी अनाउंस करेंगे तब मेरी क्लासेस 10 बजे होगी। आई विल टेक द सर का स्लॉट, जैसे कि आप लोग की क्लासेस कॉन्टिन्यूस हो फिजिक्स और बायो की, और फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो अपनी। जो बीच में जो ब्रेक होता है ना वो नहीं मिलेगा फिर आप लोगों को, केमिस्ट्री वाला जो टाइम है 10 से 12 वाला। हाँ, मैं जल्दी ले लूंगी क्लास, जैसे कि आपकी कॉन्टिन्यूस चले क्लासेस, यू वोंट गेट ब्रेक। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं। इवेंट बहुत अच्छा था भाई, क्या मस्त मस्त चीज देखने को मिली। मैं एक व्लॉग भी बना के आई हूँ आप लोगों के लिए, क्या मजेदार टेक्नोलॉजी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। किसान ड्रोन देखकर मजा आ गया, पहली बार मैंने ड्रोन को देखा उड़ते हुए। ये सब चीजें भाई सही में जब आप ऐसे एग्जीबिशंस में जाते हो तो मजा तो बहुत आता है, काफी बढ़िया था। चलो अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमने कल किया था। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कौन सी होती है। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ हाँ कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही है, काफी मजबूत बॉन्ड होती है। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है, जो आज हम शुरू करेंगे वो करेंगे प्रोटीन बार। ठीक है, प्रोटीन बार खा खा के फिर भी पतले नहीं हो रहे हैं। आइए बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे प्रोटीन टॉपिक से, बहुत मजेदार टॉपिक है यहाँ पे। अब आइए सबसे पहले से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये वो इंट्रोडक्शन है जो आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। क्या वो एक तरह के अमीनो एसिड से बने होते हैं या बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं, क्या लगता है आपको। यस बच्चों, कैसे होते हैं ये, दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स। कैसे होते हैं बच्चों ये, दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यस इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो ये अक्सर ना मसलिन क्लॉथ के ऊपर रह जाते हैं जब इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो ये ऊपर रह जाते हैं। तो ये किस फ्रैक्शन में मिलते हैं, यस फाउंड इन विच फ्रैक्शन, फाउंड इन डैश फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा, रिटेंटेट। रिटेंटेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज acid soluble pool या acid insoluble pool. This is also called as acid insoluble pool, retentate. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। जो प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं नहीं। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। लास्ट क्लास में मैम ने क्या बताया था, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन भी क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कनेक्ट करेंगे स्टोरी को। तो प्रोटीन्स का नेचर भी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तो कैसे होते हैं प्रोटीन्स भी हमारे, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सिंस ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर होती है, इतना हम पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। तो क्या ये वाटर सॉल्युबल जो प्रोटीन है, क्या ये इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफिलिक है, उसे पानी से प्यारे से पानी से नफरत है, तो इसलिए इसकी एंट्री नॉट अलाउड। तो इसलिए जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनेशियस बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, उनका जो रिसेप्टर होता है वो कहां पे होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। तो जितने भी हमारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं
इनके रिसेप्टर कहां मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें मैं आपको ह्यूमन फिजियो के लास्ट चैप्टर में भी पूछूंगी। अगर उस टाइम पे तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया ना, बहुत मारूंगी। देख रहे हो, सारे चैप्टर्स कनेक्ट करके पढ़ाती हूं। अब आते हैं नेक्स्ट। जब हम अपने शरीर में 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हैं, आजकल लोग प्रोटीन बहुत काउंट करते हैं, आजकल तो रेसिपी भी इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन ईट 30 grams of protein in just one diet. Yes guys, just take a lot of paneer, let's take soya bean, let's take no gluten, no मैदा, no oven, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आप शरीर में खाते हैं अपने भोजन के द्वारा, तो आपको केवल 4 किलो कैलोरी ही मिलती है। कितने किलो कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है। अब प्रोटीन खाना क्यों ज्यादा जरूरी है कार्ब से? क्योंकि कार्ब जो है हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, जबकि प्रोटीन ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। कैसे होते हैं ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी? जैसे कि आपको पता है मस्कल बनाने वाले, कितने जिम जाने वाले हैं यहाँ पे? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। बेटा सीमा दीदी पढ़ा दूं, फिर सिलेबस बता दूं? हाँ सीमा दीदी चुपचाप पढ़िए। हाँ, क्या तुम सब जिम जाने वाले हो? डोंट टेल मी, तुम्हारी उम्र में मुझे जिम पता भी नहीं था, और आज भी नहीं पता, और आज मैं पता करना भी नहीं चाहती। यस, क्या बात कर रहे हो? ओके, तो जिम जाने वाले लोग अक्सर प्रोटीन पे बहुत फोकस रखते हैं गाइस। चलो कोई नहीं, ऐसे सवाल मैं नहीं पूछूंगी अगली बार से क्लास में। इस क्लास में आई विल नॉट आस्क सच क्वेश्चंस। चलो मैम, आई गो मैम वेट कम करने के लिए। गौतम सच में वेट कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट डाइट भी साथ में जरूर ले लेना। चलिए अब आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन पे चलेंगे कि कितने टाइप के प्रोटीन्स है जो हमें शरीर में देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के प्रोटीन्स है बच्चों? 4 तरह के। कितने? 4 तरह के, ठीक है। अब देखिए कैसे बॉडी बनाएंगे। बेटा वो आप एमबीबीएस के बाद बनाइए, बताइए ना। एमबीबीएस के बाद आप लोगों ने क्या करना है? अपनी कॉलेज लाइफ दिखानी है, आपने अपना डेली जिम दिखाना है और लोगों को मोटिवेट करना है। दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी। जैसे कि आजकल आप देखे होंगे, हाय एक माइक ले लेते छोटा सा, हाय हाय एवरीवन, दिस जिम जाना बहुत जरूरी है, देखिए बॉडी। अभी क्यों कर रहे हो सब? अभी से पढ़ाई पे ध्यान लगाओ गधो, आ जाओ। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? देखो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, बहुत आसान है, बिल्कुल सीधा है, जैसे नैन्सी अपने पहले रिलेशनशिप में थी, सीधा, उसे कुछ नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे बनाते हैं, जैसे ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। सो दिस इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। क्या है बच्चों? ये चेन ऑफ अमीनो एसिड। एक तरफ पे एन टर्मिनल है क्योंकि अमीनो ग्रुप है, और एक तरफ क्या है? सी टर्मिनल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा मैं काउंटिंग कहां से शुरू करूं? ठीक है, कहां से हम काउंटिंग शुरू करें? तो आइए देखते हैं इधर। जब भी एन टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल के पास वाला अमीनो एसिड क्या होगा? हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड। तो काउंटिंग हमेशा एन से शुरू होगी। नया बकरा, ठीक है। और ये क्या है? कट गया बकरा। यस, ये है नया बकरा, ये है कट गया बकरा। तो नया आएगा तभी ना कटेगा। यस बच्चों, तो कैसे याद रखेंगे? हमेशा एन टर्मिनल वाला जो नया है वो हमेशा फर्स्ट होएगा, ठीक है। और जो सी वाला होगा वो हमेशा लास्ट अमीनो एसिड होगा चेन का। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक।
और इन सब अमीनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्ड, एक बार जल्दी से बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में। यस, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में, कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी हर अमीनो एसिड के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी, ये सारी पेप्टाइड बॉन्ड है जो आपके अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि एक तरह की कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर से क्या क्या पता चलता है? चलिए आइए, मैं पॉइंटर्स लिखती हूं, आप खुद बताने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, ये देखिए, पहला, डैश इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ द चेन। बताने की कोशिश कीजिए आंसर। डैश इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ चेन। कौन सा कंसिडर किया जाता है पहला अमीनो एसिड ऑफ द चेन, विच इज क्लोजर टू, अब गधो, वो कोडोन है, वो कोडोन होता है, एन टर्मिनल वाला होता है। ये देखो, ये ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12th में जा चुके हैं। एन टर्मिनल अमीनो एसिड is the first amino acid of the chain. Dash is the last amino acid of the chain. चलो, अब ढंग का आंसर आ रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, एक बार ऐसा होता है गाइस, गलतियों से ही बच्चा पार्टी सीखते हैं। सी टर्मिनल अमीनो एसिड इज कंसिडर्ड एज द लास्ट अमीनो एसिड ऑफ द चेन। ठीक है, अभी इसका मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी आप लोगों को, पहले मैं इसे पढ़ा देती हूँ ना। नेक्स्ट, all the amino acids are joined through dash bond. कौन सी बॉन्ड? ऐसे याद होगा बायोमोलिक्यूल्स गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट dash of amino acids and dash of amino acids. अब आप कहेंगे मैम ये समझ नहीं आ रहा, तो इस वाले स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है कि कितने अमीनो एसिड है और कौन सा अमीनो एसिड कहां पर है, यानी कि पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड. So primary structure is important because it is going to tell us about the number of amino acid in a chain and also about the position of amino acids in a chain. ठीक है बच्चों? Yes guys. Now can we do one question? इसको लिख लीजिए, जब आप लिख ले डन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी अब. सो यहां पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, ए लिख दिया है. दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्लीज बेटा प्राइमरी भी लिख देना, मैंने हेडिंग नहीं लिखी थी. तरंग ये बताता है, ये वाला स्ट्रक्चर, कि कितने अमीनो एसिड है चेन में और कौन सा अमीनो एसिड कहां पर है. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू वन क्वेश्चन गाइस. ये क्वेश्चन हमारी बहुत पुरानी एनसीईआरटी में था, 3 एडिशन पहले वाली एनसीईआरटी में. ठीक है, तो वही सेम मैं बनाऊंगी अभी. इस तरीके से था उसका डायग्राम. ओके ओके बच्चों, सो प्लीज एक बार डायग्राम देख लीजिए. रिया बेटा मैं पढ़ा दूं या टेस्ट का आज आप तैयारी करेंगी पूरे टेस्ट की, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स भी आएगा टेस्ट में.
तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका फिर टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। नाउ आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस हियर। 1, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है इस प्रोटीन चेन में? लास्ट अमीनो एसिड कौन सा है इस चेन में? OH ग्रुप वाले कौन से अमीनो एसिड है इस चेन में? एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से हैं इस चेन में? ओके, सल्फर अमीनो एसिड कौन से हैं इस चेन में? न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं इस चेन में? चलिए, गोइंग टू गिव यू 10 seconds to solve this question, everyone. 1, पीछे से शुरू करती हूँ काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। ना ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जिस तरीके से नीट का पैटर्न बदल रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ये पुरानी एनसीईआरटी में ही था। तो एन टर्मिनल वाला नया अमीनो एसिड यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। तो अगर हम यहां से इस चेन को शुरू कर रहे हैं तो पहला वाला अमीनो एसिड कौन सा है बेटा? मीथियोनिन। तो यहां पे पहला आंसर क्या होगा? मीथियोनिन। अभी पूछ रहा लास्ट अमीनो एसिड, इसके लिए हमें किस टर्मिनल पे जाना होता है? सी टर्मिनल। सी टर्मिनल के पास ये वाला अमीनो एसिड लास्ट है, इसके बाद मैंने कोई भी नहीं बनाया। सो दिस इज गोइंग टू द सिंपलेस्ट नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला ग्लाइसीन। ग्लाइसीन। अभी पूछ रहे इस चेन में ऐसे अमीनो एसिड्स बताओ जिनके पास OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप एक होता है थ्रियोनीन के पास और एक होता है सीरीन के पास। ये हो गया सीरीन और ये हो गया थ्रियोनीन। ठीक है, फिर पूछ रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला, यानी जिसके पास बेंजीन रिंग है। तो यहां पे ये होगा हमारा टायरोसिन। ये कौन सा हमारा? टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इस सब में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? मीथियोनिन। मीथियोनिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड, जो न्यूट्रल है, ना बहुत एसिडिक है ना बहुत बेसिक है, न्यूट्रल है इनकी लाइफ। एक होगा ल्यूसीन, वैलीन, बस दो ही हैं, वैलीन एंड ल्यूसीन। कैसा लगा क्वेश्चन गाइस? देखिए इस वाले स्ट्रक्चर से आपको सब चीजें पता लग गई कि कौन सा अमीनो एसिड है, क्या पोजीशन है। ठीक है, इससे क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एक एक क्वेश्चन से सब बच्चों के। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ग्लाइसिन। GLY इज ग्लाइसिन। GLY इज ग्लाइसिन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, न्यूट्रल में, हाँ न्यूट्रल में ग्लाइसिन भी आएगा। यस, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। यस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सब बच्चे हेडिंग लिखेंगे कॉपी में। नाउ वी विल डू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी, जब भी आप सेकेंडरी नाम देखेंगे तो सेकेंडरी से सेकंड यानी कि दो, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही, दूसरी जो बॉन्ड यहां पे इंट्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी? आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी इंट्रोड्यूस हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि अब आपके पास स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, बल्कि आपके पास एक और बॉन्ड है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकंड माने दो, यानी कि दो तरह की बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे हम यहां पे। तो यहां पे भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन। हेलिक्स का मतलब क्या होता है? स्टेयर केस की तरह ये घूमा हुआ होता है। ठीक है, वो रिबन वाले भैया नहीं होते, ऐसे वो होता है रिबन, फिर उसको ऐसे बीच में से कट करते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो वो ऐसा घूम जाता है, टिक 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 टिक। अरे कर्ली हेयर, हाँ हाँ वैसा ही बिल्कुल। सो ये इस तरीके का हेलिकल फॉर्म होता है, ऐसा बिल्कुल कर्ली बालों की तरह, अगर आपने कभी देखे हो तो। ठीक है, एक होगा एन टर्मिनल, एक होगा सी टर्मिनल। सब अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सी बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड।
कौन सी बॉन्ड है सब अमीनो एसिड्स के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड है सबके बीच में। बट आप कहेंगे फिर एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होती हैं। ये देखो, ये देखो, एक्स्ट्रा जो इसे स्टेबल करता है, इसे कर्ली बनाए रखता है। तो यहां पे दो तरह की बॉन्ड है, एक तो है पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरी जो बॉन्ड देखने को मिल रही है वो है हमारी इंट्रा पॉलीपेप्टाइड। इंट्रा मींस विद इन, पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रक्चर को हेलिकल स्टेबल बनाएगी। इसका एग्जाम्पल के केराटिन, द केराटिन प्रोटीन दैट यू फाइंड इन आवर हेयर, यू फाइंड इन आवर नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स। ये देखो जैसे कि ये बाल है, इस बाल को अगर आप ऐसे सीधा खींचेंगे ऐसे, ये कर्ली हो जाएगा नीचे से। अभी दिखा देती हूँ। ये देखो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम्हें, इतना पतला है। ऐसे करो, ये देखो पूरा, देखो ये देखो हेलिकल बन गया पूरा। आपने करके देख लो यार, बालों को ऐसे तेज से खींच दो नीचे की तरफ, पूरा घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा। अब लड़के तो कैसे ही करेंगे, बेचारों के बाल 30 साल की उम्र के बाद वैसे भी नहीं रहते हैं। अब आते हैं दूसरा फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड। लड़कों तुम मत करना, मत करना। वैसे ही 30 साल के बाद बाल चले ही जाते हैं, इससे पहले शादी वादी भी कर लेना, फिर शादी भी नहीं होती भाई। देखो जिंदगी में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, मैम हमेशा ये बात बोलती है। ये हमारी दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो प्रोटीनेशियस चेन है, इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऐसे स्टेबल करने के लिए, ऐसे। ओहो, ये देखिए ये वाली, तो ये विद इन पॉलीपेप्टाइड नहीं है, बल्कि दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। यस, ये देखिए ये हो गई हमारी इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड, दो के बीच में स्ट्रक्चर देखिए। एंड दिस यू फाइंड इन सिल्क फिब्रोइन, जो सिल्क की साड़ियां पहनती है लड़कियां, वही वाला सिल्क फिब्रोइन। लड़कों की लाइफ तो कॉटन के कुर्ते से आगे बढ़ ही नहीं पाती है, डोंट माइंड। ना बच्चों, मैम नेल्स का कैसे कर्ली हो गया? कर्ली होगा, अब बेटा खींचो उसको। जब आप बहुत ज्यादा नेल्स लंबे ग्रो करते हैं तो एक्चुअली में वो मुड़ ही जाते हैं। चुड़ैलों के देखे आपने, दे बिकम कर्ल्ड। आपने एक वीडियो देखना आज यूट्यूब पे, जिनके बहुत लंबे नेल्स है, देखना वो आगे जाके ऐसे कॉइल होने शुरू हो जाते हैं। अब तुम उगाते हो आधा सेंटीमीटर भी नहीं उगाते और तुम कहते हो इसे कर्ल कर दें। जब आप देखेंगे ना जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं ऐसे कुछ, जब आप उनके नेल्स देखेंगे तो आगे जाके वो कर्ल ही हो जाते हैं। पर उगाओ तो सही गधो। आप जीनीज वाली दीदी। चले आगे, आ जाओ। अब आगे चलते बच्चों, अब हम इसमें तीसरा लेंगे। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेपर में। टर्शरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो नाम पे बहुत चीजें होती है, अगर आप नाम से चीजों को, टॉपिक को जोड़ना शुरू कर दो ना, तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है बायोलॉजी। टर्शरी, और ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गई है, और ज्यादा टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ गई है,
ठीक है, अब देखते हैं कैसे, आइए। तो हम यहाँ पे एक वुलन बॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वुलन बॉल स्ट्रक्चर। ये देखिए, द लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट। एक है इसका एन टर्मिनल, एक है इसका सी टर्मिनल, और इसी बीच में इनके पास एक्टिव साइट्स भी होती है कि मोटिवेशन मिलेगा तो काम करेंगे। सो ये है इनकी एक्टिव साइट्स, ये देखो, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा तब ये जाके एंजाइम काम करेगा, निठल्ला एंजाइम काम ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर क्लास नहीं आज केमिस्ट्री की तो सिर्फ 5% बच्चों ने पढ़ाई की होगी, बाकी सब अरे चल छोड़ कल कर लेंगे। तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, द स्ट्रक्चर looks like a woolen ball. Woolen ball. This structure is necessary for biological activities. इतना तो चाहिए biological activities के लिए. Necessary for biological activities. क्यों ये सबसे स्टेबल है? दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब सवाल उठता है वाई, भाई, ठीक है, चलो, इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत अलग अलग तरह की बॉन्ड्स हैं। पारो गई तो कोई नहीं, चंद्रमुखी आ जाएगी, चंद्रमुखी गई तो चलो कोई नहीं, श्रीलीला आ जाएगी, श्रीलीला गई तो पुष्पा आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना बेटा स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड्स बनती है, एक है हमारी कोवलेंट बॉन्ड्स जो बेटा बहुत मजबूत होती हैं, और एक होती है हमारी नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स जो नाजुक होती हैं। कोवलेंट, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स कौन सी होती है स्ट्रक्चर में प्रोटीन के? जैसे पेप्टाइड बॉन्ड। और कौन सी बॉन्ड होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सब मजबूती देने वाली है। और आने जाने वालियों के नाम भी देख लेते हैं, जैसे वेंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। डर भी एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है, डर भी एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है, मैं बता दूं। जैसे मुझे अपनी मम्मी से बहुत डर लगता है, मम्मी आंख दिखा देती थी, हम पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देते थे। ये भी तो एक बॉन्डिंग है ना, मम्मी ने दिखाई आंख और हो गया होमवर्क कंप्लीट। और क्या, डर भी एक रिश्ता है मेरे बच्चों, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसे डर है पानी से, फिर भी बॉन्ड है। देखो, डर भी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। ये बात तुम अभी जान नहीं रहे हो, आगे जाके जान जाओगे। हाँ, यस, जैसे मेरे प्यारे पति मुझसे डरते हैं जब वो गंद मचाते हैं, फिर भी डेली वहीं पे गंदी जुराबे डालते हैं। ये बेशर्मी का रिश्ता है, आंखों बेशर्म मर जाना, बेशर्मी का रिश्ता। आज इसका एग्जाम्पल करते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर का, विच यू फाइंड एज अ पिगमेंट इन आर मसल्स, दैट इज आर मायोग्लोबिन। Myoglobin. This is a pigment we find in our muscles.
एक पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में जिसका नाम क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट होता है हमारे मसल्स में जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। ये चीज अभी हम ह्यूमन फिजियो में भी पढ़ेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन यहीं से लेना शुरू कर दो, ठीक है। मायोग्लोबिन फाउंड इन मसल्स। अब आप कहेंगे मैम मसल में क्यों है ये, वाई भाई क्यों है मसल में, क्योंकि इसके पास एक Fe2+ होता है। कितना होता है इसके पास, 1 Fe2+। सिर्फ एक ही Fe2+ होता है बेचारे के पास, और ये एक Fe2+ एक ही लैला से जुड़ पाता है, और वो एक लैला का नाम क्या है, ऑक्सीजन। सो यानी कि अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन इज कैरिड बाय मायोग्लोबिन, व्हाट विल बी योर आंसर? One molecule. So myoglobin carries only one molecule of oxygen in muscles. जबकि हीमोग्लोबिन अभी अभी मैं करा रही हूं, आपको पता लगेगा, अभी हीमोग्लोबिन भी कर रहे हैं इसके बाद हम। मायोग्लोबिन ज्यादा भूखा होता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अगर मान लो कि पिज्जा लेके जा रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मैं पिज्जा लेके जा रही हूँ, बट मेरे से भी तगड़ा कोई भूखा है तो एक दे एक दे एक दे। जैसे कभी शादियों में आप लोग गए हो, भैया आ रहे होते हैं पिज्जा लेके, ठीक है, मैं देख रही होती हूँ अभी वो आने वाला है, इस बीच में बच्चे आ जाते हैं, भैया भैया पिज्जा दे दो, पिज्जा भैया, पिज्जा भैया, पिज्जा भैया, पिज्जा। जब तक वो आता है खाली हो जाता है। तो बेटा आपको ये समझना होगा मैं हीमोग्लोबिन हूं और वो बच्चे मायोग्लोबिन हैं, वो मेरे से भी बड़े भूखे हैं पिज्जा के, जो रास्ते में आते आते ही निपटा दे रहे हैं सारा का सारा पिज्जा और ऑक्सीजन। तो मैं कौन हूं, हीमोग्लोबिन। मैं कम भूखी हूं, बट वो बच्चे ज्यादा भूखे हैं, इसलिए बेचारे एफर्ट ले रहे हैं पिज्जा तक जाने का और रास्ते में ही ले लेने का। तो ये जो भूख होती है इसको एफिनिटी कहते हैं। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी। एफिनिटी क्या है, भूख। मोर एफिनिटी, यहां मैं लिख देती हूं भूख, फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। मैम शादी में तो मटर पनीर रहता है। नहीं बेटा, हमारे यहाँ की शादी में पिज्जा भी मिलता है सूंघने को सूंघने को। आजकल मैं ध्वनि की ना बर्थडे पार्टी के बड़े इनवाइट्स आते हैं, मैं सब जगह जाती हूँ, पिज्जा मिलता है ना खाने को। वो देसी पिज्जा होता है, डोमिनोज वाला नहीं, जिसका करारा सा बेस रहता है, चीज कम रहती है और सब चीजें कम ही रहती है, करारा करारा सा कुरकुरा ऐसा। अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा, ये तो हो गए हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की। आ जाओ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को मैं किटी पार्टी स्ट्रक्चर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, किटी पार्टी। हर एक चेन अपने में धुरिंदर है, ठीक है। देखिए कैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारा एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन चेन है, ये तीसरा प्रोटीन चेन है, ये चौथा प्रोटीन चेन है। तो यानी कि 4 प्रोटीन चेन आकर एक स्ट्रक्चर बना रही है, समझो बात को यहां पे। और इसके बीच में Fe2+ है, यहां पे भी Fe2+ है, यहां पे भी Fe2+ है, यहां पे भी Fe2+ है। ये देखिए, ये चेन हमारी α1, α2, β1, β2। This entire structure with 4 protein chains and 4 molecules of iron is called as quaternary structure of hemoglobin. This is very stable pigmented form, and this carries 4 molecules of oxygen. ये देखिए, now you can compare this and this structure. सो स्ट्रक्चर कैसे बच्चों, इसके पास अल्फा की 2 चेन है, बीटा की 2 चेन्स है, एंड दिस मॉलिक्यूल कैन कैरी डैश मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन
प्लीज लिखिए जिससे कि आपको डिफरेंस पता लगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बीच में. सो दिस कैरीज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ये देखिए, this will carry more amount of oxygen as compared to myoglobin. यहां तक सबको समझ में आया क्लास में? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन. अब आगे चलते हैं, लिख लीजिए. अब एक और फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है जो मुझे आपको पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन. बेटा ये सब चीजें सर्कुलेशन चैप्टर में काम आएगी. आप समझिए कि ये सब बेसिक्स चल रहे हैं आपके, वहां मैं नहीं समझाऊंगी वापस. आई एम गोइंग टू सेव माई टाइम देयर. अब हमारे पास कौन सा है? फीटल हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द फीटल ब्लड. ये क्या है बच्चों? दिस इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन फीटल ब्लड, जो फीटल ब्लड में प्रेजेंट होता है. फीटल हीमोग्लोबिन. ये वही बच्चा है, मैं वही एडल्ट हीमोग्लोबिन हूं और वहीं से पिज्जा आ रहा है. आप बता दो कौन ज्यादा भूखा है? सेम स्टोरी. फीटल, ये वही बच्चा है, मैं वहीं बैठी हूं, वहां से पिज्जा आ रहा है. कौन ज्यादा भूखा है? फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा भूखा है. इसकी भी एफिनिटी ज्यादा एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसकी भी एफिनिटी क्या है? मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन. बट आप कहेंगे मैम भाई ऐसा क्यों? फिर से वाई असर्शन रीजन सारे नोट्स में लिखवा दी हूं, ऐसे असर्शन रीजन आएंगे. ठीक है, वाई? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज है. इसके स्ट्रक्चर में अल्फा टू बीटा टू ना होके अल्फा टू गामा टू है. गामा टू. और इस गामा के कारण ये और भूखा हो जा रहा है. ये देखिए, और ज्यादा भूखा, और ज्यादा एफिनिटी. क्योंकि ये सांस नहीं ले सकता, बच्चा सांस नहीं लेता है, वो मां से ऑक्सीजन लेता है. तो ये ज्यादा भूखा होगा, तभी तो मां के खून से ऑक्सीजन निकाल के जिएगा. समझो बेटा, बच्चा पेट के अंदर है, ऐसे समझो. वो सांस नहीं ले सकता, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, बट उसे ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए. तो उसका ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? मां का ब्लड. मां के ब्लड से उसे ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा भूखा होता है. इसलिए कहते बच्चे खून चूसते हैं. ये बात बिल्कुल गलत नहीं है बोलना, ये बिल्कुल 16 आने सच बात है कि बच्चे खून चूसते हैं. हेंस प्रूव्ड. ये बात आज मैं क्लास में प्रूव भी कर चुकी हूं. ठीक है बच्चों, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. अरे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के बॉडी में सिवाय इसका शेक पीने के? हाँ, तुम तो बेटा अभी भी खून चूस रहे हो. ओह, लग रहा है मैंने ज्यादा तेज बोल दिया ये डायलॉग. सॉरी बच्चों, दिल से सॉरी. अब बेटा क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के हमारे शरीर में वो देख लेते हैं. सबसे पहला क्या है? ना प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एंजाइम्स. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जो परसों की क्लास में या कल की क्लास में हम करने वाले हैं. दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट. ठीक है, एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये सब अभी हम पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन फिजियो भी शुरू करेंगे. तो एंजाइम्स में जैसे आपका एग्जांपल हो गया ट्रिप्सिन, जैसे हो गया आपका पेप्सिन, ये सब प्रोटीनेशियस एंजाइम्स है जो बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. सेकेंड, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज हॉर्मोन्स.
दे कैन ऑल्सो एक्ट एज व्हाट, हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स की तरह भी काम करते हैं. देयर आर प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स जिनका कहां पे प्रेजेंट है, हाँ कहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. एग्जाम्पल जैसे कि आपका ऑक्सीटोसिन, जैसे आपका प्रोलैक्टिन, ये सब आपके प्रोटीनेशियस हार्मोन है. जीएनआरएच, ये सब प्रोटीनेशियस है. अबे अंदर नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है हर्ष भैया. नेक्स्ट काम, इम्यूनिटी के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रोटीन. अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे अपने डाइट में तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जा रही है, क्योंकि यही प्रोटीन्स आपके शरीर में बनाते हैं एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स क्या होता है, प्रोटीन्स. तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है if you are not eating lot of protein. अगर ज्यादा प्रोटीन भी खा रहे तो टट्टी नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे. तो हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए. ऐसे नहीं कि मैम ने आज प्रोटीन के बहुत अच्छी चीजें बताई है, मम्मी आज दिन भर मैं प्रोटीन खाऊंगा, अब सुबह निकलेगी नहीं, कड़क निकलेगी, क्योंकि प्रोटीन को निकालने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, उतना आप पीते नहीं है फिर. ठीक है. नेक्स्ट, now they can also be used for transportation. Proteins can also help in transport of molecules, which was the question in NEET PYQ question. इसका एग्जाम्पल दिया है GLUT4. कौन सा दिया है, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. दिस ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को ब्लड से इनटू सेल, इनटू सेल. मैम आप तो डॉक्टर हो चुकी हूँ, थैंक्स. वैसे मैं काफी सारे कोर्सेज भी कर चुकी हूँ, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, आई हैव डन इट. नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट सीखूंगी रेकी. दिस ईयर आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ कोर्स ऑफ रेकी ऑल्सो. तो रेकी हैज 3 लेवल्स. सबसे पहले टच रेकी है, डिस्टेंस रेकी है, सोल रेकी है. तो इस साल मेरा टारगेट है कि मैं इस साल रेकी सीखूं. एक्यूपंचर, आई नो, एक्यूपंचर भी होता है और एक एक्यूप्रेशर भी होता है, दोनों होते हैं. विजुअल पिगमेंट्स, ऑप्सिन जो आपकी आंखों में होता है, रोडोप्सिन. तुम्हें नहीं पता रेकी क्या होती है? इट इज ऑल्सो, एक सेकंड, कोई आया बाहर, गिव मी अ सेकंड. देखो इधर नोट्स, लेट मी. क्या हो भैया? अच्छा ध्वनि, कहाँ है ध्वनि? नहीं, अकेली नहीं है भैया, आज जाने ध्वनि दिखा. भैया भैया, ध्वनि किसको चल रही है? कभी जाके देखो, मैं बात कर लेती हूँ मम्मी से. एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया हमारे यहाँ ना, साथ में बिल्कुल डेथ हो गई है एक की. तो ध्वनि की वैन वाला यहीं पे है और ध्वनि को पैदल छोड़ दिया किसी ने. रुको. हे सिरी, कॉल रमन मॉम. लेट मी कंफर्म बेटा, आप इतने लिखो. मम्मी जी ध्वनि आ गई, ध्वनि आ गई घर पे? नहीं अभी नहीं आई बेटा. अरे मम्मी ये पता नहीं वैन वाले ने किसके साथ भेज दिया उसको. मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये बता ही नहीं रहे. एक बार आप छज्जे पे जाके देखो ना ध्वनि को. कहाँ देखो? एक बार आप उसे बालकनी में जाके देखो ध्वनि को, कहाँ पे है वो. बब्बू अंकल ने भेजा है उसको साथ में, पता नहीं किसके.
ये वैन वाला ना, ये यहाँ पे डेथ नहीं हुई है तो गाड़ी मोड़ने ही नहीं दे रहे वो ध्वनि की वैन। तो ये बब्बू अंकल थे, वो कह रहे कि नहीं मैंने किसी के साथ भेजा है। मैंने कहा ऐसे कैसे भेजा है आपने, मेरे को बोल देते, मैं यहीं थी। आ गई, ठीक है मम्मी, ठीक है, ओके। बस 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 बस। वैसे तो पूरी कॉलोनी लाइक वी ट्रस्ट, बट बच्चे हैं, एक एक दो बच्चे होते हैं। चलो आज अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लिपिड्स का। अरे मेरे को हो जाती है उसके बारे में बड़ी, उसके पापा मेरी खिंचाई कर देंगे। चले अब लिपिड्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे हमारा प्रोटीन का टॉपिक पूरा आज खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे लिपिड्स आज की क्लास में, जो कि छोटा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी नीट में बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिपिड्स पे आते हैं। लिपिड्स आर पॉलीमर्स और नॉट, ये क्वेश्चन था 2017 का, 2017 का नीट का क्वेश्चन। दे आर नॉट पॉलीमर्स, बिल्कुल सही। सो लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आया था नीट में, बिल्कुल भी घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं था, सीधा ये लाइन आई थी। ठीक है, लिपिड्स आर डैश स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये भी पीवाईक्यू आया था नीट में, सीधा लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो क्या दे आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या दे आर नॉट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स? दे आर not strictly biomacromolecules. They have molecular weight equals to dash. कितना है इनका molecular weight? कितना इनका molecular weight? 800 daltons. But they are still found in dash fraction. किस में मिलते हैं फिर भी, जबकि इनका बहुत कम है मॉलिक्यूलर वेट, फिर भी किस फ्रैक्शन में मिलते हैं? रिटेंटेट फ्रैक्शन में, जिसे हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, रिटेंटेट। अब आते हैं नेक्स्ट, वाई अगेन असर्शन रीजन, क्यों मिलते हैं रिटेंटेट फ्रैक्शन में? बिकॉज लिपिड्स फॉर्म, क्या बनाते बच्चा पार्टी? लिपिड्स फॉर्म एग्रीगेट्स। लिपिड्स फॉर्म एग्रीगेट्स जो कि फिल्टर नहीं होते। एग्रीगेट्स वेसिकल्स दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट, लिपिड्स आर पोलर नॉन पोलर इन नेचर। पोलर लिखूं या नॉन पोलर लिखूं? पोलर मीन्स आइस, आइस माने पानी, पानी माने वाटर सॉल्युबल। नॉन पोलर मीन्स नॉन आइस, नो वाटर, दैट मीन्स they are non-polar. They are technically fats in nature. Lipids are soluble in dash solvents like chloroform, like ether, like benzene, etc. किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पानी में नहीं होते, ऑर्गेनिक। जैसे कि आपने कभी बेटा ऑयल कलर्स किए हैं, एक होते हैं वाटर कलर्स और एक होते हैं ऑयल कलर्स। तो जब हम ऑयल कलर्स करते हैं, वी डोंट डिप इन वाटर, उसका एक लिंसिड ऑयल होता है। अगर आपने ऑयल पेंटिंग कभी की हो तो, कभी की हो तो आपने, यस। तो उसके लिए आप लिंसिड ऑयल यूज करते हैं, ब्रशेस को क्लीन करने के लिए भी, आप पानी से नहीं करते तब। 1 gram of lipids gives you dash energy,
How much energy? Very good, Himani. It is 9 kilocalorie per gram. So this is a huge amount of calories that you get. Next, breakdown of lipids in our body is called as dash process. Formation of lipids in our body is called as dash process. Lipolysis is breakdown. Lysis का मतलब breakdown होता है. Lipolysis and lipogenesis is the formation. बेटा ये सारा इसका इंट्रोडक्शन है. इसकी हर एक लाइन से नीट में क्वेश्चन आ चुका है. हर एक लाइन से. लिपिड्स के इंट्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट में. मैं बता दूं, PYQ. हर एक लाइन. जब आप इस क्वेश्चन के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे यस मैम, हर लाइन से सवाल है. हर लाइन से. यस 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 बेटा, लिख लीजिए सर. नेक्स्ट, अब इनके स्ट्रक्चर पे चलेंगे. इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते नीट में. चले. मैम ऑक्सीजन की एफिनिटी एचबी के पास ज्यादा होनी चाहिए. नहीं बेटा, जब आप आगे मेरे साथ अभी फिजियो पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही कह रहे थे आप. लिख लिया सबने मेरे प्यारे बच्चों? फोकस के लिए ये वाला होता है पॉइंट. दिस पहले के टीचर्स कान खींचते थे ना, दिस इज एक्यूप्रेशर. ये चले, अब आते हैं हम इसके मेन, इसके स्ट्रक्चर पे. ये लाइन सबसे मास्टर लाइन है. लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ दारू यानी कि अल्कोहल एंड चखना एंड फैटी एसिड. ये कॉम्बिनेशन बॉडी भी बनाती है गाइस, सिर्फ हम ही नहीं खाते हैं. दिस इज व्हाट बॉडी आल्सो सिंथेसाइज. तो इसमें हमारी क्या गलती है जब बॉडी को ही पसंद है बनाना कॉम्बिनेशन. ये देखो मास्टर लाइन. तो यानी कि लिपिड्स के अंदर 2 चीजें होती है. एक होता है अल्कोहल और दूसरा होता है फैटी एसिड. जब ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो आपके शरीर का मोटापा सबसे जल्दी बढ़ता है. आपने अक्सर अंकल लोगों को देखा होगा, उनकी तोंद बहुत जल्दी बढ़ती है. पेट, क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन पेट में ही हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो फैट सेल होते हैं यहीं पे बढ़ते हैं. यहीं पे होता है ना एब्जॉर्प्शन अल्कोहल का, पेट में. तो अंकल भी लाइक, पैर अंकल के ऐसे होते हैं. ये अंकल का पेट, यस, पेट सारा यहीं पे होता है जमा. आप कैसे चले आए? बॉडी शेमिंग मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, मैं बता रही हूं. यस, मैं बता रही हूं ऐसा क्यों होता है. भाई का जवाब दे रही हूं मैं, भाई का. अब तुम लोग गलत समझते रहो. अब इसमें हम सबसे पहले आज क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स को. चलिए अब हेडिंग लिखिए, फैटी एसिड्स. क्या होते हैं फैटी एसिड्स? लिखिए बच्चों, ज्यादा दिमाग मत चलाओ. अंकल प्रेग्नेंट लग. दो तरह के होते हैं हमारे पास फैटी एसिड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स
किसी भी लेस के पैकेट पे पीछे देख लेना उसकी न्यूट्रिशनल लिस्ट को, वहां दिख जाएगा आपको ये सब। एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें देयर इज नो डबल बॉन्ड, यहां सब सिंगल सिंगल रहते हैं, नो डबल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होती है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, डबल बॉन्ड। इनको ये सख्त है तो पिघलाने में टाइम तो लगेगा गाइस। सिंगल सख्त, पिघलाने में टाइम लगेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो वैसे ही निकम में खूब सारे डबल बॉन्ड बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका क्या रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल PYQ अलर्ट। पहला एग्जाम्पल इसका पामिटिक एसिड, कौन सा है पहला एग्जाम्पल, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप वी हैव 16 कार्बन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 14 COOH। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 16। सेकेंड, स्टेरिक एसिड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 18। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 ये हो गए 16 COOH, ये हो गए 18 कार्बन टोटल। फिर तीसरा हमारा अराकिडिक एसिड, अराकिडिक एसिड, इसमें टोटल 20 है, ये हो गया CH3 CH2 18 COOH, ये हो गए 20। ठीक है, अब आते बेटा मुंह फुल्ले फूफा जी। आ जाओ बेटा, मुंह फुल्ले फूफा जी की स्टोरी बताती हूँ आपको। मूफा एंड पूफा, मैम ये पामिटिक एसिड इज पाम ऑयल। मुंह फुल्ले फूफा जी, हर शादी में जो कोने में मुंह सुजा के बैठते हैं वो होते हैं हमारे फूफा जी। मुंह फुल्ले फूफा जी, मूफा पूफा। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मुंह फुल्ले फूफा जी, मूफा मोनो मीन सिंगल डबल बॉन्ड। क्या होती है इनके पास, सिंगल डबल बॉन्ड होती है इनके पास। पूफा के पास क्या होती है, मैनी डबल बॉन्ड, यानी इनके पास बहुत सारे रीजंस है नाराज होने के। खुश होने का रीजन एक भी नहीं होता ससुराल में, नाराज होने के रीजंस का पिटारा ये घर से ही लेके निकलते हैं। एग्जाम्पल, ऑलिक एसिड विथ सिंगल डबल बॉन्ड। पूफा के एग्जाम्पल्स, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड। इसके पास 2 डबल बॉन्ड होती है, इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, इसके पास 4 डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में। ये दोनों हमारे हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। नहीं बुलाओगे फूफा जी को शादी में तो और तमाशा होगा, बुलाना भी जरूरी है।
असेंशियल फैटी एसिड। इनको डाइट में लेना जरूरी है, वरना स्किन रफ हो जाएगी। फूफा जी की स्किन रफ हो जाएगी, इसलिए सर्दियों में अक्सर मम्मी लोग पिन्नियां बनाती हैं, गूंद के लड्डू बनाती हैं, जैसे कि बॉडी में अंदर से तिरावट रहे, ग्रीसिंग रहे और आपकी त्वचा चमकती रहे। चाहे आपका दिल चमके या ना चमके, त्वचा चमकनी चाहिए। जैसे आजकल के सेब होते हैं, दूर से चमक रहे हैं, काट के देखो तो अंदर से काले होते हैं। यस हितेन, पर्सनल। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिख लीजिए इसको। ऑयली स्किन वाले क्या करें मैम? मुल्तानी मिट्टी लगाएं। अराकिडोनिक तो इन दोनों से बन जाता बॉडी में। गुरबाज का देखो मैसेज क्या है। चले भाई, लिख लिया। आज लिपिड्स मैं खत्म कर दूंगी, कल मुझे एंजाइम शुरू करना है हर हालत में। आ जाओ। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन जो हमें 3 तरह के लिपिड्स है जो हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो 3 तरह के हैं। एक है हमारे न्यूट्रल लिपिड्स या ट्रू फैट्स। कौन से? एक हमारे न्यूट्रल लिपिड्स यानी सच्चे फैट्स भी कहते हैं। इतनी तो सच्ची हमारी जुबान नहीं होती जितने सच्चे फैट्स होते हैं। दूसरे आते हैं कॉन्जुगेट लिपिड्स, ग्रुप बाजी करने वाले, कॉन्जुगेट लिपिड्स। और तीसरे आते हैं दिखावे वाले, डिराइव लिपिड्स, जिनकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती है बट स्ट्रक्चर लिपिड्स जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, डिराइव्ड लिपिड्स। जैसे वो वाली दीदिया जिनके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होते हैं बट दे आर इन्फ्लुएंसर्स, डिराइव्ड लिपिड्स। यस, नेचर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ओके गाइस, अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इन सबको। आइए, आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूट्रल ट्रू फैट से, जो हमारे शरीर में बनते हैं। न्यूट्रल और ट्रू फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। किस चीज के एस्टर्स है ये होते हैं एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल विल एक्ट एज एल्कोहल and there can be different type of fatty acids, esters of glycerol and fatty acids. So यहाँ पे glycerol is a permanent member, you cannot replace glycerol here. One thing which is permanent is glycerol. अब यहाँ से PYQ क्वेश्चन भी कराऊंगी अभी, जो नीट में 2 साल पहले आया था एग्जाम में। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाते बच्चों, 1 2 3 OH 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 H2 ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लैग, यहां तो सब सही चल रहा है, रिफ्रेश कर देते हो। अब ठीक है, अब ठीक है, सही है। अब चलो, ये क्या हमारा स्ट्रक्चर? ग्लिसरॉल। इसी ग्लिसरॉल को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? ट्राई
हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं इस ग्लिसरॉल को। ठीक है, ये हो गया ग्लिसरॉल। साथ में क्या ऐड करना है? फैटी एसिड। चलिए आइए फैटी एसिड बनाते मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ मेरे प्यारे निकम्मे बच्चों। ये देखिए, ये कौन सा फैटी एसिड मैम ने बनाया? जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। कौन सा बनाया है? स्ट्रक्चर देख के आप बता देना चाहिए आपने। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। पामिटिक एसिड, बिल्कुल सही। यहां मैम ने बनाया पामिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे हम। इसका OH, इसका H, -H2O। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आएगा स्ट्रक्चर 1 2 3। कब बायो से मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगी पता ही नहीं चला मेरे प्यारे बच्चों। काम बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त के साथ सब पढ़ाना पड़ता है। ये देखो बन गया स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड बिकॉज इट हैज वन फैटी एसिड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। ऐसे बच्चे हमारे पास डाइग्लिसराइड्स भी होते हैं और ऐसे बच्चे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। बट इन सब में फर्क क्या है वो देखते हैं। मोनोग्लिसराइड्स टेबल बना लेते हैं। यही नीट का PYQ क्वेश्चन था, ये टेबल। इनमें कितने नंबर में ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और कितने नंबर में इनके पास फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। यस, बनाइए टेबल बनाइए। मोनोग्लिसराइड में अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया। एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड होते हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। इसके पास एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ फैटी एसिड विच विल डिसाइड द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये सेम क्वेश्चन नीट का है कि डाइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल होते हैं, कितना फैटी एसिड होता है। लिख लिया बच्चों? आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रू फैक्ट्स में। जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वैक्सेस। ये वही वैक्सेस होती है जो वाटर रेपेलेंट होती है, जो लड़के अपने बालों को सेट करने के लिए यूज करते हैं। यस, वैक्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए होती है। जेल में अगर हल्का सा भी पानी आता है तो बाल गिर जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो वैक्सेस आर जनरली वाटर रेपेलेंट, वाटर रेजिस्टेंट। ये इनका एक नेचर है कि ये कैसे होती है, वाटर रेजिस्टेंट। इसलिए अपनी गाड़ी को भी उतना ज्यादा चमकाते हैं लड़के लोग। हर संडे के दिन
एक वैक्स लेकर आते हैं, अपनी बाइक को चमकाते हैं, गाड़ियों को चमकाते हैं, शक्ल कैसी भी हो संडे के दिन गाड़ी चमकनी चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, यही तो है प्यारे हमारे लड़के सारे के सारे। अब वैक्सेस क्या होती है? वैक्सेस भी होती है एस्टर्स ऑफ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। इनके पास ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल हो सकता है भाई, बट ग्लिसरॉल नहीं होगा। प्लस फैटी एसिड। मैम अपनी स्कूटी चमकाता हूं, कोई नहीं बेटा, तभी तो स्टाइल मारेगा शाम के 6 बजे। इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा बीज वैक्स, जो कि सिक्रीट करती है वर्कर बीज। कहां से सिक्रीट करती है? अपने एब्डोमिनल ग्लैंड से। क्यों सिक्रीट करती है? टू मेक हाइव्स, छत्ता बनाने के लिए। ये सीमेंट की तरह काम करता है बीज वैक्स। आजकल इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत यूज किया जाता है। देन फिर आता है ईयर वैक्स, जिसे सेरुमेन भी कहते हैं। ये क्यों निकलता है? टू ट्रैप डस्ट, टू ट्रैप डस्ट। लैपटॉप चमकाता हूं, तुम्हें तो चमकाना भी चाहिए। योगी फर्स्ट कैटेगरी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉन्जुगेट लिपिड्स। कॉन्जुगेट लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉम्प्लेक्स या एस्टर्स ऑफ एल्कोहल, फैटी एसिड प्लस एडिशनल ग्रुप। इस ग्रुप के कारण दे आर कॉल्ड एज conjugate lipids, which makes them unique. मैम जो लेडीज यूज करती है वो कौन सी वैक्स है? ब्राजीलियन वैक्स। वो भी वैक्स ही होती है, बीज वैक्स तो होगी नहीं, बहुत महंगी होती है। आई थिंक इन्हें बनाते होंगे इंडस्ट्रीज में, ऑयल वैक्स, ये सब चॉकलेट वैक्स, पता नहीं क्या लॉल पंती है ये सब। मम्मी से कहो लोई करे बचपन में, तो बाल ही नहीं होंगे आपकी स्किन पे। लोई करनी चाहिए बचपन में बच्चों की, उससे क्या होता है? बाल नहीं होते स्किन पे, सारे बचपन में ही निकल जाते हैं बाल, पैसा बचता है फिर जिंदगी भर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लिसरॉल। ये हमारा हो गया अल्कोहल ग्लिसरॉल। ये हो गई हमारी फैटी एसिड चेन R1, ये हो गई दूसरी फैटी एसिड चेन R2। तो फैटी एसिड अल्कोहल तो लग गया। अब हम लगा रहे कॉन्जुगेट ग्रुप, दैट इज फॉस्फेट या फॉस्फेट। लोई नहीं पता तुम लोग को? उसमें क्या करते हैं बचपन में? आटे, ब्रेड और बेसन, इन तीनों का मिक्स करके एक रोल बनाया जाता है। जैसे आटा मांडते हैं, नीड करते हैं आटा, बेसन और ये ब्रेड को। फिर जो बच्चा होता है नवजात शिशु, उसकी स्किन पे रगड़ते हैं। तो जब आप उसे रगड़ते हो बॉल को, इसे लोई करना कहते हैं, तो उसके साथ जितने भी ऊपर के बाल होते हैं स्किन के, वो सब निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो तुरंत से निकल जाते हैं। और बच्चे की स्किन साफ हो जाती है, फिर उसे जिंदगी भर वैक्सिंग कराने की जरूरत नहीं है। पैदाइशी साफ, नो हेयर। हाँ, ये सब साइंस है बेटा, तुम लोग ये सब पढ़ते नहीं हो ना, तुम्हें ये सब क्लास में ज्ञान थोड़ी मिलता है, टीचर आते हैं अपना पढ़ा के चले जाते हैं, बट दिस इज ऑल ज्ञान, दिस इज साइंस एक्चुअली। अब नहीं, अब तो सखत हो चुके हैं, अब तो बाल तोड़ हो जाएगा भाई, अब मत ही करना। अब देखो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल वाला जो पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, वो क्या है? वाटर सॉल्युबल पार्ट है, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। और फैटी एसिड वाला पार्ट क्या होता है इसका? वाटर इनसॉल्युबल। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो चेहरे हैं, कभी वाटर सॉल्युबल, कभी वाटर इनसॉल्युबल। ऐसे दो चेहरे वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। Archana, I don't have any WhatsApp group. My students love me. That's why they use my code.
ज्यादा हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं। चले, अब इसका एक एग्जाम्पल कर। अरे स्लाइड खत्म हो गई, इतना पढ़ा देती हूँ मैं तुम्हें, अभी तो बहुत स्लाइड लगानी पड़ेगी भाई, अभी तो पूरा एंजाइम बचा है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो तो। मैं सोचू ये वाला चैप्टर 50 स्लाइड का तो है ही है। चलो अब आते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हमें कॉन्जुगेट लिपिड्स में, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। कौन सा बच्चों? फॉस्फोलिपिड। वो कौन सा फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोटिडाइल कोलीन। इसका एग्जाम्पल करेंगे हम फॉस्फोलिपिड का। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड जो एनसीईआरटी ने दिया हमें, और इसका डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी ने, वो है हमारा फॉस्फोटिडाइल कोलीन, which is commonly called as lecithin। इसे लेसिथिन भी बोलते हैं, लेसिथिन। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम ग्लिसरॉल बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। यहां बनाएंगे H2 H H2 OH। पहले वाले पे R1 है, मतलब कि फैटी एसिड है, दूसरे वाले पे भी फैटी एसिड है, यानी कि यहां पे हमारी क्या बनेगी? एस्टर बॉन्ड। ये बनाइए एस्टर बॉन्ड, ये बन गई एस्टर बॉन्ड, ये भी बन गई दूसरी एस्टर बॉन्ड। यहां लग गया आपका R1 फैटी एसिड, ये हो गया आपका R2 फैटी एसिड। बट तीसरे पे आपका क्या है? कोलिन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अब वो कोलिन ग्रुप क्या है? ये देखिए, ये OPO OOH, ये हो गया आपका। उसके बाद यहां पे CH2 CH2 N प्लस। अब N प्लस की कितनी होगी वैलेंसी? 3। CH3 CH3 CH3, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अभी करा रही हूं बैक, पहले इसको लिख लो, अब मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी ना ऐसे। ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, ये हो गया हमारे 2 फैटी एसिड, और ये हो गया हमारा कोलिन ग्रुप, और ये हो गया हमारा फॉस्फो, जिससे ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट। ठीक है, ये लो, पहले पीछे वाला लिख लो, फिर आगे वाला लिख लेना। हाँ हाँ कर दिया बैक भाई, मैं इतनी बुरी नहीं हूं, अच्छी हूं, मैं दिल से अच्छी हूं। डन। अब आगे वाली स्लाइड। थैंक यू पिंक्स। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड। अब देखिए इधर, आखिर इस लेसिथिन के क्या क्या फंक्शंस है ये भी हमें करने हैं। फंक्शंस एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लोग को पता होने चाहिए। फंक्शंस, सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं फॉस्फोलिपिड, ये हम पढ़ के आए हैं। दूसरी चीज, दे आर प्रेजेंट इन सर्फेक्टेंट, जो कहां से निकलते हैं? आपके लंग्स से निकलते हैं। टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, वहां इसका काम क्या होता है? टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। अभी जब ब्रीदिंग वाला चैप्टर कराऊंगी तो ये सब चीजें वापस आएंगी आपकी। सेकंड, और क्या फंक्शन है? ये होते हैं बाइल जूस में। बाइल जूस में ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन में हेल्प करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसमें हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं, नहीं दिशा उस पे नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद तीसरी कैटेगरी हम चलेंगे आज की क्लास में, विच इज आर डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, इसका एग्जाम्पल जो हम करेंगे वो करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, कोलेस्ट्रॉल। कहां होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? लिवर में होता है फॉर्मेशन, लिवर में। और किससे होता है? एसिटिक एसिड से। और ये होता है दारू में। हार्मोन्स, फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का? हार्मोन्स बनाना। जो हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम स्टेरॉइडल हार्मोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। ये सारे हार्मोन्स क्या है? फैट सॉल्युबल है। सिंस ये फैट सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसे, रिसेप्टर कैसे होते हैं इनके? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, क्योंकि घुस जाते हैं ना, फैट है ये। प्रोटीन्स की तरह ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। प्लस इसके अलावा ये और चीज भी बनाता है, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, which is D, vitamin D. Vitamin D is also called as sunshine hormone. इसे sunshine hormone भी कहते हैं। ओह, लिव लिख दिया क्या मैंने? लिवर नहीं लिखा, सॉरी। लिवर, छोटी सी भूल बच्चों ने पकड़ ली। ही। तो आज का हमारा जो टारगेट था प्रोटीन्स एंड लिपिड्स खत्म करना, वो मैंने आज की क्लास में कर दिया है। अब कल का टारगेट है हमारा पूरा एंजाइम्स खत्म करना। तो कल पूरे 1.5 घंटे हम एंजाइम्स करेंगे क्लास में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नो। तो आज की क्लास का समापन यहीं पे ही होगा, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। ठीक है बच्चों, कल वही 12 बजे क्लास लेंगे आपकी, और कल क्लास में एंजाइम खत्म कर देंगे। कल थर्सडे है, और फ्राइडे सैटरडे में आपका फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस भी आपका आधा खत्म हो जाएगा इस हफ्ते, फिनिश, आधा खत्म हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपका सिलेबस कब तक हो जाएगा क्लास 11th का। ब्रेक से पहले 9 अगस्त से पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में खत्म करके जाऊंगी, यानी कि 4 यूनिट आपकी मैं खत्म करके जाऊंगी बिफोर द ब्रेक। ब्रेक टाइम में आपने इन सारे चैप्टर्स के डीपीपीज लगाने हैं, इन सभी चैप्टर्स के एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो जो चीजें आपको लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो आप लगा सकते हैं। यू हैव फुल 1 वीक, 7 डेज। 7 डेज में आप आराम से कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद वंस आई कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई विल टेक 1 month टू कंप्लीट द एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में मोस्ट प्रोबेबली आपकी पूरी ह्यूमन फिजियो भी कंप्लीट हो जाएगी, 6 चैप्टर। क्योंकि केमिकल छोटा है, न्यूरल छोटा है, और उसमें जो बड़े चैप्टर्स है वो पहले 4 बड़े ही चैप्टर्स है, बाकी लास्ट के तो 2 बहुत छोटे चैप्टर्स है। 15 सितंबर या 20 सितंबर के अराउंड मैं आपकी क्लास 12th शुरू कर दूंगी। ठीक है, एंड आई विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 महीना टू कंप्लीट योर क्लास 12th, क्योंकि क्लास 12th के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तक 8-8, 9-9 लेक्चर लगते हैं उनके।
और इस बार जो आपका मेजर टेस्ट है, अभी कुछ अनाउंसमेंट है, जाने की जरूरत नहीं है, एक मीटअप का भी अनाउंसमेंट मुझे करना है। और जो बेटा आपके ये है, क्या मैं बता रही थी, मुझे बुला दिया, टेस्ट। इस बार टेस्ट में आपका पूरा का पूरा मॉर्फो, एनाटमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आएगा पूरा, यानी कि यूनिट नंबर 2 विल बी योर मेजर सिलेबस, नॉट यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 अभी नहीं आएगी, यूनिट 2 आएगी पूरी, यूनिट 2 पूरी, यूनिट 2 आएगी। यस, यूनिट 3 उसके बाद चलेगी आपकी। अरे अच्छे से करो ना प्रैक्टिस, क्यों आगे आगे चल रहे हो? हाँ, ओनली 3 चैप्टर्स मेजर में आएंगे, वो 3 चैप्टर कहने के, उसमें कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, आराम आराम से करो, अभी पूरा साल है टेस्ट लेने के लिए, बार बार करो ना उन चैप्टर्स को। क्यों इतनी तेज भागना है आपको? अच्छे मार्क्स लेकर आओ बार बार उन्हें पढ़ के। जो उसके बाद का होगा आपका माइनर टेस्ट, उसमें करेंगे। ऑफलाइन मीटअप है बच्चों, टाइम मैं बता देती हूँ, मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। जितने भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो जरूर मिलने आए, जैसे कि मैं आपकी असेसमेंट कर सकूं। सुबह 11 बजे आप लोगों ने आना है। आप राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपका वेन्यू, ठीक है। और मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूं, वो फॉर्म आप भर दे। एक सेकंड, मैं लिंक शेयर कर रही हूं, ये रहा। इसमें मैं, गौरव सर और हेमंत सर आपको मिलेंगे। एनडी सर, टीसी मैम, गार्गी मैम नहीं मिलेंगे आपको। जो दिल्ली वाले टीचर्स हैं वो यहां पे आपको मिलेंगे। तो इस फॉर्म को भर दीजिए एंड कंफर्म दैट यू विल कम। और आना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ले आओ भाई, हम आपके पेरेंट्स से भी मिल लेंगे। और वहां पे आपको कुछ गुडीज भी मिलेगी, वो भी मिलेगी बच्चों। और जो पेड स्टूडेंट्स है उनको तो जरूर आना चाहिए, जिससे कि वो अपने टीचर के कांटेक्ट में रहे शुरुआत से। सुबह 11 बजे आप आ सकते हैं, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, वहां पे आप उतरे, वहीं से पैदल आ जाएंगे आप। ठीक है, नहीं कोलकाता नॉट कमिंग, अभी नहीं, अभी दिल्ली। ठीक है, तो जरूर आए बच्चे अपने अपने टीचर से मिलने। हेमंत सर, गौरव सर, गरिमा गोयल मैम, 3 लोग आपको वहां देखने को मिलेंगे, 3 टीचर्स। ठीक है बच्चों, फॉर्म भर देना सब, यहां मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और जो नहीं आएगा उसे मारूंगी पकड़ के। चलो बाय बाय।